वेलकम टू कानून गुरु। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रांजल सिंह। एडवोकेट प्रांजल सिंह जो है वो पटना हाई कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस में एडवोकेट हैं। तो सर मोस्ट वेलकम, आप आए, आपने टाइम स्पेयर किया। थैंक यू मैम। सो हमारा टॉपिक आज डिस्कस करने का था एज कि बेल पे हम लोग बात करने वाले थे आज। बिल्कुल सर। जी सर, बिल्कुल हम बेल के बारे में इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि बेल को लेके बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस रहते हैं। जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा, और जिनके ऑलरेडी माइंड में क्वेश्चंस हैं बेल के रिगार्डिंग, उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो और मुझे लगता नहीं है कि मुझे बहुत सारा कुछ आपके लिए बोलना पड़े, क्योंकि सर आप ऑलरेडी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ आप काफी रिसर्च पेपर्स और बुक्स भी आपने लिखी हैं। आई मीन रिसेंटली आपकी बुक आई है, तो आप तो काफी इसमें डीप डाइव जो आपकी जो है वो इसमें हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट। आप जरा से ये बताइए कि व्हाट इज टाइप ऑफ बेल एंड क्या प्रोसीजर रहता है, थोड़ा सा बेल के बारे में आप बताइए। मैम एक्चुअली थैंक यू फॉर स्टेटिंग कि मेरी बुक जो आई है उसके बारे में। हाँ वो मैंने लास्ट इस ईयर मार्च में या फरवरी में वो पब्लिश हुई थी। आई कंप्लीटेड जी इट जी इन जनवरी। जी जी। वो क्रिमिनल लॉ वो प्रिजन सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। तो पहले तो हम्म, बेल के ऊपर बता दूं। दो तरह के बेल तो हमारे आईपीसी में ही मेंशन्ड है, ऑफेंसेस सर। दो तरह के ऑफेंसेस जी हमारे आईपीसी में मेंशन्ड है। वन इज जी जी। बेलेबल ऑफेंस एंड द अदर इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में इट्स आपको अपनी जो प्रोसीजर है इसमें इनको मेंशन किया हुआ है, लाइक सॉरी इट्स मेंशन इन सीआरपीसी, राइट? एंड आईपीसी में सीआरपी। आईपीसी में हाँ ओके ओके। आईपीसी की लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस में ये मेंशन है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल होता है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल होता जी है। जी। जो ऑफेंस है, जो बेलेबल ऑफेंस है, उसमें एज अ मैटर ऑफ राइट आप बेल के लिए यू कैन सीक बेल। दैट इज योर राइट कि आपको उस ऑफेंस के लिए बेल मिलेगा ही मिलेगा। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसके लिए आप कोर्ट के पास आते हो कि उस ऑफेंस में जब आपको अक्यूज किया जाता है, when you're an accused a non bailable offense, then you have to seek bail from court। ओके तो आप पहले तो देखते हो कि आपका ट्रायल चल जिस कोर्ट चल रहा है उससे सुपरसीडिंग कोर्ट जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होते हैं उनके पास आप फाइल करते हो आप अपने बेल के लिए। तो वहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है आपके बेल। आप वहाँ पे अपील करते हो अपने एफआईआर के अगेंस्ट में कि ऐसे ऐसे आपको मिला है। अगर ये और इसमें भी दो तरह के बेल है। एक होता है रेगुलर बेल और एक होता है सॉरी एक होता है रेगुलर बेल इज नॉट अ टर्म बट ले ऐसे कन्वर्सेशन में हम लोग ये टर्म यूज करते हैं इस दोनों में सेपरेट करने के लिए कि एंटिसिपेटरी बेल क्या है और बेल क्या है। लीगल लैंग्वेज में एक होता है एंटिसिपेटरी बेल और एक होता है आपको बेल। ओके दैट इज रेगुलर बेल जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज होता है। तो एंटिसिपेटरी बेल इज जब आप अरेस्ट नहीं हो, well, you have एंटिसिपेशन कि आप अरेस्ट हो सकते हो in a offense that has been registered, or you might be you have the apprehension of being arrested by the police। और ओके रेगुलर बेल में आप तब जाते हो जब आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ऑलरेडी। तो ये दोनों तो जैसे एक में आप अभी तक प्रिजन में नहीं गए हो, आप अभी बाहर ही हो, बट आप अप्रिहेंड कर रहे हो कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी किसी ऑफेंस पे। कोई ऑफेंस उनके पास किसी ने आपके अगेंस्ट में एफआईआर किया है, आपको ये नॉलेज में आया है और आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव कर जाते हो। एक होता है कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर किया गया है और फिर आप जा रहे हो, आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो उसके बाद आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर वेल विशर्स है, वो आपके बिहाफ पे मूव करते हैं एक एडवोकेट के थ्रू।
और अगर आप नहीं मूव करा सकते हो तो फिर आपको लीगल एड का भी प्रोविजन होता है। आर्टिकल 39 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लीगल एड का भी एक प्रोविजन है, बट दैट इज आई आई डोंट थिंक वो काफी मतलब उसका कुछ स्कोप ज्यादा अच्छा रहा है। नो एग्जैक्टली डिसरिस्पेक्ट टू 39 एनीवन का वर्किंग इन दैट ऐसा फील्ड। स्कोप अभी इतना नहीं है। हाँ, मतलब no disrespect to anyone working in that field. It's a very honorable thing to do to provide legal aid to people who are underprivileged. But in my opinion, they haven't been doing their work very seriously. वो बस एक फॉर्मेलिटी शायद बन के रह गए, जो उसका पर्पस नहीं था। आर्टिकल 39 का पर्पस था लीगल एड प्रॉपरली प्रोवाइड करना। एक अंडर प्रिविलेज आदमी को वही उसी उसी लेवल का आप लीगल एड प्रोवाइड करो जो एक वेल वेल ऑफ पर्सन, जो एक नॉर्मल एडवोकेट जो वो हायर करके, जो आप एक सर्विस ढंग से चार्ज करके आप दोगे किसी को, वही सर्विस अगर आप लीगल एड में दे रहे हो तभी आप उस प्रोफेशन की, उस ऑक्यूपेशन की, उस पोस्ट की आप इज्जत रख रहे हो। बट एग्जैक्टली। आई डाउट दैट हैपेंस। एंड नो डिसरिस्पेक्ट अगेन। लॉ शुड रिफॉर्म, राइट? यानी चीजें लॉ जो है टाइम के साथ साथ प्रॉपर वे में फ्लो करे, उसके लिए वो अमेंडमेंट होते रहें, या हाँ उसमें जी। नए नए सजेशंस आते रहे कि ये चीज एग्जीक्यूट कैसे हो। लॉ बनाना इज वेरी इजी थिंग, लेकिन उसे एग्जीक्यूट प्रॉपर वे में होना जरूरी होता है। मैम एक तो सबसे बड़ी इशू ये है कि जो क्रिमिनल लॉ हमारे यहाँ है, जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ है, वो 1830s में बनाया गया था। बिल्कुल। लॉर्ड मैकॉले, उनको लॉर्ड कहा जाता है। वो टाइटल इंडिया ने तो दिया नहीं उनको, बट मैकॉले ने बिल्कुल। ये पीनल कोड ड्राफ्ट किया था फॉर द ब्रिटिश कॉलोनी सिस्टम टू हैव अ स्मूथ रूलिंग ओवर द सब कॉन्टिनेंट। एग्जैक्टली। वो एक अ, ये मेरी बुक का भी यही सब्जेक्ट है कि उसमें उसका जो सब टाइटल है, टाइटल के बाद जो सब टाइटल है वो यही है, द फॉल्ट इन आवर प्रेजेंट सिस्टम। और इसका पहला चैप्टर का नाम ही है सफरिंग फ्रॉम द मैकॉले सिंड्रोम। मुझे मैं एक्चुअली टैक्स में प्रैक्टिस करता था, बट मैं शिफ्ट क्रिमिनल लॉ में इसीलिए किया क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर वर्क फ्रॉम रिटन बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर, I consider him my role model for practicing criminal law. उन्होंने अपने काफी सारे जजमेंट्स में ये कहा है कि बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। आप आपका प्रिजन सिस्टम वैसा है नहीं कि आप अक्यूज को सेपरेट करते हो, आप अक्यूज और कन्विक्ट को एक साथ एक ही सिस्टम में रख रहे हो। सही तो वो बात है। डिफरेंस क्या है? और जिस चीज से पूरे हमारे लीडर्स को, फ्रीडम फाइटर्स को प्रॉब्लम थी, आप जब इंडिपेंडेंट हुए तो आपने उसी चीज को कंटिन्यू किया है। आपको एग्जैक्टली। उनका आपको उनके पीनल सिस्टम से प्रॉब्लम थी ना, उनके गवर्नेंस से प्रॉब्लम थी कि वो शासन करते थे, वो गवर्न नहीं करते थे, वो रूल कर रहे थे आपको। बिल्कुल। तो आपने एक नया गवर्नमेंट स्टैब्लिश करके आपने वही चीज कंटिन्यू की, आपने उसको वही चीज कंटिन्यू कर दी। वर्ड टू वर्ड वही पीनल सिस्टम रहने दिया। हम कहते हैं कि हमारा पीनल सिस्टम प्यूनिटिव क्यों है, रिफॉर्मेटिव और रिहैबिलिटेटिव क्यों नहीं है। मैं मैं बेल के मैटर्स काफी एक्सटेंसिवली इसीलिए फाइट करता हूँ, मतलब समटाइम्स आई गो बियॉन्ड, आई शुड से दिस कि पर काफी टाइम मैं एक कोर्ट रूम का डेकोरम जो फॉलो होता है, शायद मेरे ओपिनियन में मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरा मेरा जो क्लाइंट है वो उस वो एक कन्विक्ट के साथ रहे, नोइंग कि वो अक्यूज है, वो सिर्फ अक्यूज है, वो कन्विक्ट नहीं है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो कभी भी एक अक्यूज के साथ सेम प्रिजन सेल शेयर करे। मतलब उसकी कोई अभी गलती तो है नहीं। आप एक तरफ बोलते हो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, दूसरी तरफ आप उसे गिल्टी पर्सन के साथ उसे 6 महीने साल भर, और जिनको लीगल एड के भरोसे बैठे हैं, उनको तो उनका प्रेजेंट सेंटेंस का टाइम भी पार हो जाता है, तब भी वो अक्यूज ही बन के जेल का सेंटेंस पूरा कर रहे होते हैं। तो बेल का सिस्टम यही है मैम कि यू हैव टू
फिगर आउट कि आप बेस्ट होता है कि आप अगर अप्रीहेंड कर रहे हो कि आप अरेस्ट हो सकते हो, तो आप एक बार एंटिसिपेटरी के लिए मूव कर जाओ। अगर आप अरेस्ट हो चुके हो, तो इट्स बेस्ट कि आप एक ढंग का लीगल काउंसिल करो, वो आपको जो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करे। क्योंकि कई लोअर कोर्ट्स में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली I was fighting this case in Vaishali Civil Court. I had to go all the way from Patna in another district. Uh, and this was a case wherein my client has been registered for an offence under SC/ST Act and Arms Act. So, and he was a co-accused in this offence. FIR has been, I saw the FIR copy. The charge sheet, the case diary was filed before I had appeared. Two people, there was, I guess there was 6 or 7 people in this FIR named, and other were non-named and given as etc. So many people and others were involved in this offense. So my client was named, was one of the named accused people in this FIR. So what happened was the FIR clearly mentions that he did not use any arm, he did not say anything uh, identifying the caste of the informant. But because the main accused has used gun, has opened fired, and has said words identifying the caste of uh, informant, all of the people are charged with the same section, and the learned court did not allow the bail. This is just a week ago. Sorry, and I fail to understand why a very basic reading of the FIR would say that these are two different kinds of accusations on two different people, but you are charging everyone on the basis of the sections in the FIR. This is a general practice. This is very general practice. आप कुछ भी करके आओगे, आपके साथ वाले सबका ऑफेंस का सेक्शन मिला के एक FIR बना के उसी में आप ट्रायल लड़ो। आप सेपरेट नहीं हो सकते। There is no दिस separate trial. You can go for a separate. No, the trial will be, uh, in with everyone in the FIR name. जो भी उसमें चार्ज हुआ है, जो भी उसमें अक्यूज है, उन सबका एक साथ ट्रायल चलता है। अलग 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 आप अपने से बेल के लिए अलग से मूव कर सकते हो। दैट इज व्हाट माय क्लाइंट आई सजेस्टेड माय क्लाइंट कि आप अलग से बेल के लिए मूव कर जाओ जब दो लोगों को मिल चुका है। But they were my client was seeking an anticipatory bail and it was just shrugged off. Yeah, I wasn't even heard properly, but that is that is what it is, as they say. And then from Bihar, as I am, there is another case wherein the district and sessions judge they do not give bail very comfortably. Uh, it is uh, it is in the cases of liquor consumption, as you might know. Bihar is one of the two states where liquor consumption is banned by the Exactly. state. Exactly. Uh, I know that. and it is the only state where there is a blanket ban. No visitor, nobody can consume alcohol or transport alcohol through the state. If you have to transport alcohol from Uttar Pradesh to West Bengal, you cannot enter Bihar. You have to take another route. So in those cases where we call they come under the ambit of excise cases. So even in those cases, the courts are very rigid in granting bail. They don't usually go for giving bail leniently, but
That is one of the main reasons that Bihar remains as one of the Bihar has one of the most overcrowded prisons in the country. Despite having a very Bihar has a huge population on paper, but a huge chunk of it is not residing in Bihar. We saw the example of it when the first lockdown happened. From every state, a good number Exactly. of people were traveling back to Bihar. This state provides workforce to every other state, and it has enough for itself. So And what we about the have a very small. law and order? I'm asking what about the law and order in Bihar? तो रीजन Uh, बीइंग हम लोग बहुत सुनते हैं कि काफी सारा जो रूल्स जो है लाइक यूपी को लेके जो ट्रेंड बना हुआ है सिमिलरली बिहार को लेके आई एम नॉट पॉइंट आउट टू बिहार बट आई एम जस्ट no, no, सिंपली it's आस्किंग यू completely रीजन fine. बीइंग यू आर UP and Bihar प्रैक्टिस are UP and Bihar are said in the same sentence. It's all even in Bollywood songs, they are said in the same sentence always. So yes, please ask what were you asking? तो माय क्वेश्चन वाज कि लाइक एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन जो यू आर एक्सप्लेनिंग कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं या कौन से एक्ट में ऐसा प्रोविजन है जिसमें एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है लाइक एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी उसमें SC/ST Act. You cannot एसपीएस seek anticipatory bail in it. ओके तो ये जो ऑफेंस है लाइक ऑफेंस अगेंस्ट टू वुमेन लाइक 376 एंड जो मर्डर एंड ऑल हीनियस क्राइम की मैं बात करूँ तो इसमें एंटिसिपेटरी बेल जो है एप्लीकेबल होती है लाइक कितना चांसेस होते हैं Uh, इसके मैम अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है then there's a high chance कि आपको आपके फेवर में होगा बट देन अगेन बेल का लैंग्वेज क्लियर है it's at the discretion of the court. एग्जैक्टली So by reading the charge, by reading the case diary that is presented to the learned court, and we advocates by reading the FIR, the statement recorded in the FIR, the statement recorded by the informant, and other statements that have been recorded, we can identify whether there is a charge, there's a high charge, there's a low charge. What are the chances? We can identify that. Not always correctly, but yes, बट somewhat वी कैन clearly. आइडेंटिफाई Huh. एक्चुअली वी Like कैन if एंटिसिपेट दैट there's a person, sorry, या आई एम सेइंग like वी there's कैन one person, एंटिसिपेट दैट huh, like there's a person who has been named as co-accused in a murder case, and there is no criminal antecedent against him, and he works outside. Like a case has been lodged against him, let's say in Patna, and he can show to the court that he works at some other, let's say in Noida. He works in Noida, and a criminal case has been filed against him in Patna. So there are chances that the court will, bend over to bend a little bit. Sorry, bend over is the wrong term. Please edit that out. Will be lenient towards him in granting him bail because in that case it is it would be clear to the court that there is a huge chance that he was not present there and he has been named just because of some other reason. It may be village politics. It may be just because of some animosity between the two families or anything. But if he can show that he is not a resident in Patna and he works somewhere else and he has some relationship in Patna with the and his other family members have been listed as accused too, then there is a chance that he will be granted bail by the court. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि अगर बेल ग्रांट हो जाती है लाइक अपन ट्रायल कोर्ट के सिनेरियो में ये बात करते हैं कि किसी कोर्ट ने बेल हाँ ग्रांट कर दी है उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा आई मीन क्या प्रोसेस रहेगा उसके बाद में ये तो है नहीं कि जैसे ये बेल ग्रांट हुई और एक्यूज को जो है फ्री कर दिया लाइक उसको जो उसका
कस्टडी में है, कस्टडी से वो बाहर आ गया, तो क्या प्रोसेस रहता है इसका? मैम कस्टडी से बाहर वो तब आता है जब आप जैसे हमारे केस में हम हाई कोर्ट से उसे बेल दिलाते हैं किसी को। फिर वो जो ऑर्डर शीट होती है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली जाती है। उसकी सर्टिफाइड कॉपी फिर जाती है जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है, उस कोर्ट के ऑफिस में। वहां से फिर उसका बेल बॉन्ड फर्निश होता है वहां पे। तो व्हाट इज बेल बॉन्ड, ये और ये क्यों लिया जाता है? मैम बेल बॉन्ड इज अ श्योरिटी। ओके। ऐसा ये एक श्योरिटी होती है, कोई एक गारंटर एक और बेल बॉन्ड की कंडीशंस भी कोर्ट खुद डिसाइड करता है। 10,000, 5,000, 30,000, 50,000, कैन बी एनी अमाउंट। तो वो अमाउंट आपको वहाँ पे सबमिट करके आपको अपना बेल बॉन्ड फर्निश कराना पड़ता है, तब आप रिलीज होते हो वहाँ से। जब आपका ये सारा अच्छा, प्रोसेस फर्निशिंग ये बेल पूरा बॉन्ड प्रोसेस फर्निश रहता है। हो जाता है। हाँ, बेल बॉन्ड जब आपका पहले तो आपके कोर्ट के ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी निकालना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको बेल बॉन्ड फर्निश करना। बेल बॉन्ड फर्निश करने के बाद वो प्रोसेस हो जाना। प्रोसेस होने के बाद उसका आपको वो बेल बॉन्ड का रिसीविंग जो होता है वो आपको सबमिट करना होता है, जहाँ पे आप आप अभी अरेस्ट होके जिस कस्टडी में हो वहाँ पे या प्रिजन में हो वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ से रिलीज होते ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेरी ये है व्यूअर्स के लिए, या मैं एक ये क्वेश्चन एक एज एन एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछूंगी कि एक नॉर्मल पर्सन है जो कि लॉ से कनेक्टेड नहीं है या कोर्ट से कनेक्शन नहीं है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे किसी मैटर में, लाइक वो अपना मैटर लेके किसी लॉयर के पास जाता है, किसी बेल के रिगार्डिंग जाता है, एंड वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरे इस मैटर में मुझे बेल मिल जाएगी क्या, या लाइक इट्स डिपेंड ऑन क्राइम, या क्या ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, ऑल्दो इट्स टोटल मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ कोर्ट, लेकिन फिर भी एक अगर हम गेस करें या एक नॉर्मली हम बताना चाहें तो इसमें हमारा क्या आंसर रहेगा? हैं। मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्रिमिनल एंटीसिपेट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि आपके अगेंस्ट कोई और पेंडिंग केस है या नहीं। अगर आपका ये पहला केस है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपके फेवर में जाएगा। अगर आपका क्रिमिनल एंटीसिडेंट है, उसके बाद वी लुक एट वेरियस अदर एस्पेक्ट्स which uh, which is which can be only understood by a good legal consultancy. और अगर क्योंकि किसी के एक्यूज को एक बेल। एडवोकेट जब प्रिपेयर करता है, ओके। सॉरी, एक आप एडवोकेट जब कंटिन्यू प्रिपेयर कीजिए। करता है तो वो एक माइंडसेट बना। हाँ, एक एडवोकेट जब प्रिपेयर करता है किसी एक केस के लिए तो वो एक माइंडसेट लेके चलता है ये इसका लिस्ट ऑफ एक्यूजेशंस है, फिर इसके एक्यूजेशंस में पहले की क्या रूलिंग्स है, किस ग्राउंड पे ये रिलीज है। और मतलब काफी चीजों को, एक काफी लंबी लिस्ट को वो उसका एक चेकलिस्ट कह सकते हैं। वो काफी लंबी चेकलिस्ट को वो देखता है कि उसके बाद वो एक डिसीजन पे आता है कि कि आपके को क्या करना चाहिए। आप आपका क्या चांसेस है, क्या आपके फेवर में जाने के, क्या वो आपको डिफेंड कर सकता है सही से, क्या वो क्या आपके अगेंस्ट में जो केस है वो काफी वीक है या काफी स्ट्रांग है। आप आपका जो एक्यूजेशन है वो आप मेन अक्यूज है या को अक्यूज है। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो एक, क्योंकि आप जब एक लेमैन के तरह पे आप चेक करते हो तो आप जब चेक करोगे तो वो बस ऐसे है। मतलब आप ऑब्वियसली अपने फेवर में ही सोचोगे कि हाँ हो सकता है। आपको एक यू गेट अ थ्रेड एंड यू वांट टू स्टिच शॉर्ट्स आउट ऑफ इट कि नहीं, ये एक पॉइंट है, मुझे तो इसको बेल मिलेगा ही मिलेगा, बट
गुड लीगल काउंसिल, तो वो एडवोकेट वो एक धागे से नहीं काम चलता है इसका, वो पूरा एग्जैक्टली। आपका कंप्लीट क्लॉथ पीस देखेगा, वो बताएगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो बेसिकली एडवोकेट ही आइडेंटिफाई कर सकता है, अगर एक लेमन की, अगर लेमन हाँ, नहीं मैं यूज करूंगी, एक जो भी कनेक्टेड नहीं है इस लीगल हाँ जिसको प्रोफेशन से। लॉ का प्रैक्टिस में नहीं है, वो जो डे टू डे इस चीज से डील नहीं कर रहा है, वो वो डिसाइफर नहीं कर सकता। उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा काफी। उसके लिए उसके लिए डिफिकल्ट इसलिए होगा मैम, क्योंकि वो हमेशा कोशिश करेगा इसी तरह से सोचने का कि उसको मिल ही जाएगा। वो ये नहीं एक सोचेगा माइंड सेट हो नेगेटिव जाएगा थिंकिंग। उसका। हाँ, वो उसी एंगल पे फिर मतलब हम भी वही चाहेंगे, बट हम अपने एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे, हम बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, बट वो तो रिजिड रहेगा कि नहीं मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देखना। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रूलिंग्स हैं, लाइक जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस आई हो, या किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट की किसी की भी इम्पोर्टेंट, आपके अकॉर्डिंग जो रूलिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो कोई इसमें है रूलिंग्स ऐसी? अब बेल में देयर हैज नॉट देयर बीन इज नो एनी एग्जैक्ट नोटेबल, रूलिंग। देयर इज नो नोटेबल, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये बताया गया है किस केस में बेल मिल सकता है, क्या ग्राउंड है, बट ऐसा कोई जजमेंट नहीं है जो लॉ डिफाइन कर दे, क्योंकि इसका लैंग्वेज ही ये है कि इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो आप ना कि इस केस में आपको बेल देना ही देना है। जब कोई चीज आप इम्पोज कर सको या फिर कोई आप गाइडलाइन बना रहे होते, तब आप कहते हो कि हाँ मैम ऐसे बेल होना है, ऐसे नहीं होना है। बट ये तो मतलब इन जनरल, जैसे अब कोई नया एक्ट पास होता है, तो, जैसे वी टॉक्ड अबाउट SC/ST एक्ट, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें आप एंटिसिपेटरी बेल आप नहीं इशू कर सकते, तो वो एक गाइडलाइन है। तो ऐसे कोई केस तो नहीं है हमारे इस पे। रेफरेंस के लिए काफी केस लॉज है, जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ही काफी ये जो मेरी बुक का टाइटल भी है, वो उनके एक जजमेंट का ही एक कोट है। उन्होंने 1973 में बोला था, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर मस्ट हैव अ फ्यूचर। अगर किसी को रेफरेंस के लिए बुक यूज करनी है, तो ये कोट मैंने कॉपी किया था उनके बुक से, विच इज टाइटल लॉ, लॉयर्स एंड जस्टिस, विच इज अ वेरी गुड बुक। I recommend it to every person, irrespective कि वो लॉ फील्ड में है या नहीं है। लॉ फील्ड में है, वो जजेस हो ऑनरेबल, या प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हो, या स्टूडेंट ऑफ लॉ हो, वन शुड रीड दिस बुक एटलीस्ट वंस। So it will help उन you ना। उन वो मतलब दैट इज द बुक फॉर क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस। It opens uh, it opens your brain to think in a very different manner, which, in my opinion, is the right way to think. It is the right way to approach criminal law matters in the country. You'll be more open to help people. You'll have a better understanding of the law. You'll have a better understanding about how to approach the bench. You'll have a better understanding about the practice of law in general. He talks about morality, ethics of lawyers, and everything that is required in a good law practitioner in this country, in this book. I happen to have a very old version. I borrowed it from my grandfather. I don't have its latest version. The version I have is that publisher does not exist anymore. So I'd recommend the one should look for that title. It must be somewhere. It must be published by some other publisher in today. But yes, that book should be read. Definitely, it will helpful to us, and I also read this book. और कोई बुक अगर आपका डाउट क्लियर करती है, डीपली क्लियर करती है, तो डेफिनेटली उस बुक को पढ़ना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर लॉ एंड ऑल, कि सिर्फ अपना एक पर्टिकुलर एक्ट है आपने वो पढ़ लिया। तो क्योंकि एक बुक जो होती है
बेल एक्ट में से किसी लॉ को पढ़ना और उसी लॉ को कमेंट्री बुक्स में से पढ़ना इट्स डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो आपके पूरे डाउट्स क्लियर करती है. It's not यस, about the law students, it's about, you know, all advocates and all. So it's quite helpful. And after आज अपने टाइम स्पेयर किया उसके लिए we are thankful to you. And थैंक यू and वेरी मच. we know that it's really helpful to our viewers, like जो बेल के रिगार्डिंग आई डाउट्स होप हैं आई वो होप काफी सो. उनके क्लियर आई होंगे. होप सो. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू.